बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज जवेद लाख। आज हम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसको हम कहते हैं कि अंतराता है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे हमें, तो मैंने वो नोट किए सब लोगों के। उसके बाद मैंने सोचा कि जितने क्वेश्चन हैं उनका एक एक का जवाब दे दिया जाए। पहले तो ये क्वेश्चन था कि ये होता क्या है, ये होता क्यों है, इसकी वजूहत क्या है। तो इसका जवाब ये है कि ये जीन्स में आता है मैसेज कि मियाँ बीवी से या फैमिली में कोई ऐसा मसला होता है जिसमें एक जीन्स डिफेक्टिव होता है, और वो डिफेक्टिव जीन अगर बच्चों में आ जाता है तो फिर उनको अंदराता हो जाता है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव एक्स लिंक्ड और सपोर्टेड, यानी ये टाइप्स हैं इसकी ट्रांसमिशन की, कि डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है, या इन अदर वर्ड्स सिंपल लफ्ज़ों में ये ऐसे कहा जा सकता है कि बाज़ का एक फैमिली के पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं तो मे बी कि एक को इन्वॉल्व हो जाए, तो बाज़ का ये होता है कि उसमें चारों को चारों इन्वॉल्व हो जाए। तो ये वेरिएबल है, इसके डिपेंड अपॉन द टाइप। दूसरा ये बताना था कि बाज़ का ये दूसरी बीमारियों से मुंसलिक होते हैं, कि बच्चे को सुनने का मसला है और इस तरह की कुछ और बीमारियां भी होती हैं जिसमें के साथ ये एसोसिएट हो सकता है। लेकिन सब में ये होता है कि वेरिएबली उसको रात को कम नज़र आता है और दिन को ज़रा मुनासिब नज़र आ जाता है। अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स, जब वो पर्दे को ये चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं, यानी पर्दे की ब्लड वेसल्स को और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम को, डिस्क को, मैकुला को, इन चीज़ों को इन्वॉल्व करती है, तो वो डिपेंड करता है कि कितने लेवल तक उसने पर्दे को इन्वॉल्व किया, और उसके हिसाब से उसकी फेंडिंग्स होंगी या उसकी किस्म के हिसाब से फेंडिंग होंगी। बाज़ बच्चे या जवान ऐसे होते हैं कि उनको 20-30 साल तक इतना फील ही नहीं होता, उसके बाद उनकी नज़र ड्रॉप होना शुरू होती है, यानी प्रोग्रेसिवली ये सबसे पहले वियल फील्ड को कम करते हैं। तो इस तरह जैसे एक्सटेंशन है वियल फील्ड की, वो कम होना शुरू होती है और एंड पे ट्यूबुलर विजन हो जाती है। यानी बाज़ का जो है ना 40 ईयर्स का बंदा या 35 ईयर्स का बंदा, वो सेंटर में तो दूर तक देख रहा होता है, लेकिन उसको जब कहें कि साइड मिरर कार के देखें, वो ड्राइविंग के लिए अनफिट हो जाता है। सेकंड ये बताना है कि इसके साथ बाज़ का सफ़ेद मोतिया भी एसोसिएट करता है या काला मोतिया भी एसोसिएट करता है। तो इसलिए जब भी अंदराते का पेशेंट आता है तो उसको ये चीज़ें भी देखनी चाहिए कि उसको काला मोतिया तो नहीं साथ, या सफ़ेद मोतिया तो नहीं साथ, और पर्दे की कंडीशन देख लेनी चाहिए कि डिस्क इन्वॉल्व हुई है, मैकुला इन्वॉल्व हुआ है, या उसकी ब्लड वेसल नैरो हो गई हैं और बोन स्पैक्यूल बन गए हैं कि नहीं बन गए। तो कॉम्प्लिकेशंस इससे मुतल्लिक़ क्या हो सकती हैं? ज़हरे वीएन कम हो जाती है, पहले रात की वीएन कम होती है, उसके बाद जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस होती है तो दिन की भी वीएन कम होना शुरू हो जाती है, और अगर उसके साथ सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया हो जाए तो फिर और ज़्यादा ख़राबी हो जाती है। कुछ सफ़ेद मोतिया की सर्जरी करें भी तो चूँकि पर्दे में इफेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं होती। काले मोतिया की अलबत्ता अगर टाइमली कर लें तो उससे किसी हद तक काला मोतिया पर रुका रहे तो गुजारा होता रहता है। अब ये है कि देयर इज़ आलमोस्ट तकरीबन नो ट्रीटमेंट पूछा गया कि हम अब क्या करें। बेशुमार लोग इसमें विटामिन ए देते हैं, ये वो, ताकि जो एक्चुअली ये एक राड्स की डिज़ीज़ है, जो आँख के पर्दे के सेल्स हैं उनकी, यानी राड की डिज़ीज़ है। अब वो जो विटामिन है उसको राड को रीजनरेट नहीं करती, क्योंकि राड को जो डैमेजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं वो जीन्स में आ रहे हैं, उसकी फैमिली में आ रहे हैं, तो वो जो विटामिन है उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती। लेकिन जो पेशेंट है वो इतना डिस्परेट होता है कि वो कहता है मुझे कुछ तो बताएं, कुछ तो बताएं, तो फिर अक्सर जो है ना हमारे कोलीग या वो उसको विटामिन या कोई इस तरह की चीज़ दे देते हैं। हाँ, अलबत्ता ऐनक लगती है तो वो उससे जितना रिफ्रैक्टिव एरर हो वो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट पूछा गया कि यार बताएं, अब दुनिया इतनी एडवांस हो गई है तो इसमें जीन्स थेरापी या स्टेम सेल थेरापी या ये वो चीज़ें हो सकती हैं और किस एज में होती हैं। तो शुरू में जब पेशेंट की वीएन 660 है, यानी वो हमारे चार्ट की, स्नेलन चार्ट की पहली 1-2 लाइनें पढ़ लेता है और उसका फील्ड बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेट नहीं हुआ तो उसको चलने देना चाहिए। जब वीएन उसकी इतनी कम हो जाती है कि यार मुझे तो वॉशरूम नज़र नहीं आता या कुछ है, और उसके साथ अगर कैटरेक्ट है, ग्लाकोमा है, वो ट्रीट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वो स्टेम सेल क्या है। तो स्टेम सेल ये होता है कि क्लोनाइड नॉर्मल सेल प्रोड्यूस किए जाते हैं
اور پیشنٹ کو آئی میں انجیکٹ کیے جاتے ہیں. تو کہاں انجیکٹ کیے جاتے ہیں؟ پہلے پی پی وی کی جاتی ہے یعنی وٹرکٹمی پوری کی جاتی ہے وہ، اور جو ایس آر سپیس ہے سب ریٹینل فلوئڈ والی جو سپیس ہے اس کے درمیان وہ انجیکٹ کر دیا جاتا ہے. اور یہ اس وقت کرنا چاہیے جب پیشنٹ کہتا ہے کہ میں ریزنیبلی ویل نہیں ہوں ان میں روٹین میں، تو اس کی ریکوری ویریبل ہے. ابھی پاکستان میں کوئی کیس نہیں ہوا ہے، انڈیا میں کچھ کیس ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں ہوئے ہیں، اور انتہائی وہ مہنگی ٹریٹمنٹ ہے. اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک انجیکشن لگا لیا تو آپ کا کام یا ٹریٹمنٹ پورا ہو گیا. یہ پورا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، اور آپ کو ری انجیکشن یا ری کنسیڈر بھی جینس تھراپی کے لیے کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں اس کی. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی ہیلپنگ اس کی ہو سکتی ہوتی کہ لو ویولیٹس کی چیزیں اس کو پرنٹ موٹے دکھا دیں یا ٹیلیسکوپس دے دیں یا اس کو کچھ گزارا ہو جائے. تو بہرحال جب اس کی ویژن اتنی کم ہو جاتی ہے کہ وہ ڈرائیونگ میں بھی انفٹ ہو جائے چیزوں کی، الٹیمیٹلی جو اس کا تھیم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جینس سے ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اور جینس کا کوئی بھی ٹرانسمیشن کا پیٹرن ہو سکتا ہے، اور اس کے پیٹرن پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے اس کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو اس سے فردر کوئی کوشچن رہ گیا ہو تو موسٹ ویلکم. اور یہ ساری چیزیں ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈال دیں گے، تو دوستوں کو چاہیے کہ وہ اس کی ویڈیو سن لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں. اور اس کے علاوہ اور کوئی کوشچن جو میں بھول گیا ہوں تو وہ اگر وہ اس کو ہائی لائٹ کریں تو ہم اس کا جواب بھی کسی حد تک دے دیں گے. اور یوٹیوب چینل دیکھیں بھی صحیح، اور دوستوں کو کہیں کہ وہ اس سے مستفید ہوں. اور ہمیں یہ فائدہ کہ جب بھی پیشنٹ کا کوشچن آتا ہے اوپینین کوئی یا پازیٹیو نیگیٹو، تو ہم اپنے آپ کو کریکٹ کرتے رہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.